Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. This topical test session is not only useful for MDCAT aspirants, but it is also very valuable, very useful for all types of entrance tests all over the world. आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर आर फोर टाइप्स. वी हैव द आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड्स, वी हैव मोलेकुलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड्स. तो इस लेक्चर में हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड से रेलिवेंट जो भी एमसीक्यूज एड्रेस होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, आपने ये तो वहां पढ़ा है, आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है और आपने वेरियस क्रिस्टलाइन सॉलिड उनके स्ट्रक्चर्स को भी डीपली स्टडी किया हुआ है. अब क्वेश्चन किस मुद्दे में आते हैं और आपने उन क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, आंसर कैसे करना है, ये असल में आज का हमारा मेन टारगेट है. तो आइए हम आगाज करते हैं. विच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये 4 टाइप्स है. इसमें एक्सीलेंट बेहतरीन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से सॉलिड है? मेटालिक, कोवलेंट, आयनिक, मोलेकुलर. अब इसमें पहली बात तो जो कोवलेंट और मोलेकुलर है ना, इनमें अवेलेबिलिटी ऑफ करंट कैरियर है ही नहीं, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना आयंस है. सो कोवलेंट और मोलेकुलर इन दोनों सॉलिड को आप यहां से स्किप करें, वो तो कंडक्टर है ही नहीं. हाँ, इनमें चंद एक्सेप्शन हो रही हैं. जैसे आप ग्रेफाइट को पढ़ते हैं, दैट इज कंडक्टर पैरेलल टू द लेंथ, वो कोवलेंट सॉलिड है. लेकिन और ज्यादा आपके पास एक्सेप्शन नहीं है. हम जनरल बात कर रहे हैं ना. अब फिर आगे 2 रह गए, एक मेटालिक, एक आयनिक. आयनिक के बारे में आप क्या कहते हैं कि आयनिक सॉलिड्स दे आर कंडक्टर इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट. क्योंकि सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट दोनों में जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें जो आयंस दे बिकम फ्री एंड एक्ट एज करंट कैरियर. तो इसका मतलब है इससे बेहतरीन फिर कौन सा है? दैट इज मेटालिक सॉलिड. मेटालिक सॉलिड आई मीन मेटल्स. मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर स्ट्रक्चर. दे हैव इलेक्ट्रॉन क्लाउड and due to free electrons in their structures, metals are good conductor of electricity. For this question, your answer is A. What is the coordination number? अब coordination number क्या होता है? The number of atoms each atom touches in a face-centered cubic unit cell. मैं आपको ना एक छोटा सा टेबल याद करवाने की कोशिश करता हूं. अक्सर एग्जाम में इस टेबल से रेलेवेंट एमसीक्यू आते हैं और आपको सिर्फ इस टेबल को याद करके ना आप उनको आंसर कर सकते हैं. इस टेबल को मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेरा जो क्वेश्चन है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूंगा. मैं शॉर्ट लिख रहा हूं CUC, क्यूबिक यूनिट सेल. क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन से ले रहा हूं, यानी मैं क्यूबिक यूनिट सेल कौन कौन से ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं सिंपल को स्टूडेंट हम ना प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव. मैं ले रहा हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. मैं ले रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. एक और भी है बॉडी फेस सेंटर्ड, मैं उसको निगेट कर रहा हूं. अब ये 3 किस्म के आपके पास है. नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 बॉडी सेंटर्ड, नंबर 3 फेस सेंटर्ड. अब याद क्या करना है? एक तो आपने इसमें ना एटम्स पर यूनिट सेल UC लिख रहा हूं, वो आपने एक यूनिट सेल में सिंपल में कितने एटम आते हैं. अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये आपके पास सिंपल या प्रिमिटिव है, ये आपके पास जो है वो बॉडी सेंटर्ड है, और इस तरह ये नेक्स्ट आपके पास जो है वो फेस सेंटर्ड है. अगर आप सिंपल में देखेंगे, प्रिमिटिव में देखेंगे तो जो मैं एक लफ्ज बोलूंगा पॉइंट, साइट्स, एटम कह लें, पार्टिकल कह लें, मॉलिक्यूल, आयंस, जो भी, तो वो ऑल साइड्स आर एट द कॉर्नर, और हर कॉर्नर 8 क्यूब्स को कंट्रीब्यूट करता है. ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये आपके FSC का एंट्रेंस का हिस्सा है. तो इसका मतलब है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें पर एटम आपके पास एक पर यूनिट सेल आपके पास 1 एटम आता है. अगर आप बॉडी सेंटर्ड में जाएंगे तो बॉडी सेंटर्ड में मैं स्केच आउट कर देता हूं. ये जो बॉडी सेंटर्ड है ना, बॉडी सेंटर्ड में आपके पास
कॉर्नर्स भी हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं बॉडी सेंटर की बात कर, और बिल्कुल क्यूब के दरमियान में एट द सेंटर ऑफ द क्यूब यू हैव अनदर एटम। ये जो कॉर्नर वाले हैं ना, ये ओवरऑल ये टोटल 8 है, ये इसको 1/8 तो 1 आ गया, 8 1, और एक ये सेंटर वाला आ गया, तो इसका मतलब है इसमें पर एटम आपके पास कितने आ गए, 2, पर क्यूब आपके पास 2 एटम्स आ गए। अब आ गए फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, मैं इसी को यूज करूंगा। फेस सेंटर्ड में एक तो कॉर्नर पे आ गए, तो कॉर्नर 8 वो ही आ गए, तो वो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, ओवरऑल 1। अब हर एक फेस, इट है 6 फेसेस, मैं ये एक फेस आपके सामने शेड कर रहा हूं, इस फेस के बिल्कुल सेंटर में एक ये मैं फेस, ये मैंने क्रॉस कर दिया, इसके बिल्कुल सेंटर में, बाकी भी अगर आप देखेंगे ना, इट है 6 फेसेस, और फेस के अंदर जो पार्टिकल है वो 2 क्यूब्स को कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका मतलब है फेस कितने, 6, 2 को कंट्रीब्यूट करता, तो एक हिस्से में हाफ आया, तो ये आपके पास 3 आ गया, तो इसका मतलब 3 ये 1 ये, तो टोटल कितने आ गए, 4। तो आपके पास जो फेस सेंटर है उसमें एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, 4। तीसरी बात जो आपने याद करनी है इसमें, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो सिंपल और प्रिमिटिव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरी चीज आ गई पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी वो जो क्यूब है, मैं एफिशिएंसी को यूं लिख रहा हूं, ये जो आपके पास क्यूब है वो एटम से कितना भरा हुआ है, कितना एम्प्टी है। सावधान है, जब पर एटम नंबर पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कम होंगे तो पैकिंग कम होगी, ज्यादा एम्प्टी स्पेस होगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैकिंग भी बढ़ती जाती है। तो इसकी आपने पैकिंग एफिशिएंसी याद करनी है, 52% है ये पैकिंग है, 48% एम्प्टी है, और इसकी 68% है, और ये 74% है। ये जो मैंने चीजें आपको याद करवाई है ना, दैट मस्ट बी इन द मेमोरी ऑफ योर हार्ट। ये चीजें क्रैमिंग है, ये टेबल है, रट्टा लगाना है, और याद रखना है कि ये मैंने क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में गुफ्तगू की है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि बताएं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने अभी आपको बताया, दैट इज 12। हाउ मेनी एटम्स आर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो पर यूनिट सेल इसमें कितने एटम होंगे, 2। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी सिंपल, बीटा 2। If the pressure on a sodium chloride structure is increased, then its coordination number will be। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जरा देखना क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ना सोडियम क्लोराइड NaCl, आपके पास सोडियम क्लोराइड उसका स्ट्रक्चर है, उसमें हम पहले तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो ना कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ते, आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं, इन सोडियम क्लोराइड ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, यानी ये सोडियम आयन है ना, ईच सोडियम आयन प्लस ये सोडियम आयन है, इट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन 2 3 4 5 6, 6 क्लोराइड आयन, और ये क्लोराइड आयन इसके साथ ये आयनिक बॉन्ड डेवलप करते हैं। ये तो अगर मैं कहूं क्या ये सोडियम आयन क्या ये सिर्फ इसी क्लोराइड आयन के साथ बॉन्डेड है, आंसर है नो, ये एट ए टाइम 6 के साथ है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आंसर आयनिक, दिस वन इज द आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हैज नो डायरेक्शन, दिस इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल while आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ही नहीं। ये उसी तरह है ना कि मैं आपसे कह दूं ये सर्कल आ गया, मैं आपसे कह दूं ना कि एक रूम है, एक कमरा है जो बिल्कुल गोल है, और मैं कहता हूं जाओ उसके कोने में बैठ जाओ, तो आप वो कोना ढूंढते फिरेंगे, इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, उसमें ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और जो दूसरा ऑर्बिटल आके ओवरलैप करता है वो एक खास डेफिनेट डायरेक्शन में। तो कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बाय आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके पास NaCl
Na+Cl, ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं सॉलिड NaCl की बात कर रहा हूं। अब ये तो हो गया सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। जिस तरह हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं, इस तरह हर क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी आयन को जितने अपोजिटली आयन सराउंड करके इंटरेक्शन करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर। सो हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन दैट इज 6 व्हाइल दैट क्लोराइड आयन इज आल्सो 6। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये है नॉर्मल सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि जब आप इस पर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे आयन से एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। अब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर NaCl ये फेस सेंटर नहीं रहा, अब ये बॉडी सेंटर लाइक हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर ना हाई प्रेशर पर, एट हाई प्रेशर, अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो सीजियम क्लोराइड जैसा हो जाता है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन जब अब सीजियम क्लोराइड हाई प्रेशर पर जाकर इस जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, अब कोऑर्डिनेशन आयंस क्लोज हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर जाता है। और इंक्रीज करने पर हाई प्रेशर पर अब सोडियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 हो जाता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या बना कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इंक्रीजेस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 95 पिकोमीटर and that of chloride ion is 181 picometer. The coordination number of sodium ion is, एक हम टर्म पढ़ते हैं रेडियस रेशो। अब जरा सुनना, एक हम टर्म पढ़ते हैं रेडियस रेशो। अब ये रेडियस रेशो क्या होती है? रेडियस रेशो होती है रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। अब कैटाइन हमारे पास सोडियम आयन है, इसका साइज आ गया 95 पिकोमीटर और इसका 181 पिकोमीटर। अगर आप इसको, ये 0.525 के राउंड अबाउट आएगा। और हम भला क्या कहते हैं कि अगर किसी भी आयनिक सॉलिड का रेडियस रेशो इस रेंज में आए, 0.5 प्लस माइनस में होगा, तो फिर उसका वहां पे हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे वो 6 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 6। Which of the following method is most suitable for obtaining a pure dry sample of sodium chloride from a mixture of NaCl and sand? जरा क्वेश्चन को पहले समझना, फिर मैं, आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें यह है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड, इन दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों का मिक्सचर है। आप इसमें से ना सोडियम क्लोराइड को प्योर और ड्राई फॉर्म में सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? वेरी सिंपल, आप सोडियम क्लोराइड और सैंड जो मिक्सचर है उसको वाटर में डिसॉल्व करें। सोडियम क्लोराइड विल बी सॉल्युबल इन वाटर, विल डिसॉल्व इन वाटर, लीविंग बिहाइंड सैंड। सैंड विल सेटल डाउन, यू विल फिल्टर दैट सॉल्यूशन। अब फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड रह जाएगी और जो फिल्ट्रेट है दैट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब आप क्या करोगे? आप उस फिल्ट्रेट को हीट करोगे, वाटर विल एवेपोरेट, लीविंग बिहाइंड ड्राई एंड प्योर सोडियम क्लोराइड। अगर आप इन तमाम ऑप्शन को देखेंगे, ये देखेंगे ऑप्शन, तो उसमें जो बीटा है उसको देखेंगे ना, शेक द मिक्सचर विद वाटर, इट्स ओके, फिल्टर किया, एंड एवेपोरेट द फिल्ट्रेट। जब आप फिल्ट्रेट को एवेपोरेट करेंगे, वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड प्योर एंड ड्राई NaCl। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। A solute is most likely to be a highly soluble in a solvent. एक solute solvent में ज्यादा soluble कब होता है? If the solute is dash and the solvent is. अब आप एक ना स्टूडेंट, आप एक very very important, very simple principle पढ़ते हैं और वो है like dissolves like। मतलब ये है कि एक जैसे को डिसॉल्व करता है। दिस वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। लाइक से मेरी मुराद है पोलर सॉल्यूट अगर होगा, या पोलर सॉल्वेंट कह लो, पोलर सॉल्वेंट है, इट विल डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट उसको आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। साथ ही साथ पोलर के साथ साथ
अगर आपके पास आयनिक, बल्कि मैं ना इधर जाऊंगा, पोलर सॉल्वेंट, ना सिर्फ पोलर सोल्यूट बल्कि आयनिक सोल्यूट, इसको भी आता है अपने अंदर। तो इसका मतलब है इफ द सोल्यूट इज पोलर एंड आयनिक इट इज इजीली सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पे सोल्यूट क्या होना चाहिए? सोल्यूट शुड बी आयनिक और पोलर, while the solvent should be polar. So for this question your correct option is A. An ionic compound has a unit cell consisting of A ions at the corner of a cube and B ions at the center, on the center of the cube, on the center of the cube, on the center of the cube, on the center of the cube. एक बात को मैंने 3 दफा बोला, यही तो अहम बात है। The empirical formula of the compound would be, कई बातें हैं जो आपने ज़हन में बिठानी। पहली बात, आपके पास ना स्टूडेंट्स आपके पास ये एक क्यूब है, ये क्यूब है। वो कहते हैं आपने इस क्यूब में ये ख्याल रखना है, मैं ना इसमें कुछ वेरिएशन भी लाऊंगा। आपने इस क्यूब में ये ख्याल रखना है जनाब अली कि इसमें जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर इट इज ऑक्युपाइड बाय आइंस ए। ये आइंस ए आ गए, ये आइंस आ गए ए, यानी ये जो मैं रेड ले रहा हूं दिस आर ए प्लस, ये आइंस आ गए। अब ना कॉर्नर 8 है, क्यूब के 8 कॉर्नर है, तो इसका मतलब है अगर एक ये ए प्लस 8 क्यूब को कंट्रीब्यूट करता है, मैं बार बार यही कहता हूं, तो इसके हिस्से में क्या आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है आपके पास ए प्लस आइन जो है वो 1 आ गया। अब अगली बात आपने मैं जो बार बार बोला कि बी आइन ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब, इन द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ क्यूब नहीं कहा, फेस ऑफ क्यूब और आंसर दे जाता, ऑन द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी ये आपके पास क्यूब है, इसके बिल्कुल सेंटर में जाओ, बिल्कुल सेंटर में जाओ, दिस वन इज द सेंटर। और यहां पे आपके पास ना, यानी ये जो ब्लू कलर में है दिस इज बी प्लस, और ये पूरे क्यूब का कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब है इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है, ए प्लस 1 बी प्लस, अगर दोनों सेम है तो इसका इंपेरिकल फार्मूला, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। तो वो क्या है ए बी, जो दो गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बी, इंपेरिकल फार्मूला। अगर वो कहता, अब मैं ना अगली बात को समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन जो था स्टेटमेंट मैंने सॉल्व कर दी। अब अगली बात, अगर वो कहता कि नहीं ए कॉर्नर पे है, ए प्लस कॉर्नर पे है, जो बी है वो सेंटर ऑफ द क्यूब नहीं है, वो इन द सेंटर ऑफ द फेस, ये फेस इसके बिल्कुल दरमियान में, ये फेस इसके बिल्कुल दरमियान में, ये फेस इसके बिल्कुल दरमियान में। तो अब क्या 6 फेसेस है, अगर फेस, ये जो फेस के सेंटर में होता है ना, ये 2 क्यूब को कंट्रीब्यूट करता है, तो इस क्यूब के हिस्से में कितना आया, ये हाफ, 1/2 ये आया, 1/2 6 है ना, तो इसको 6 से तो आपके पास 3 आ गया, यानी बी प्लस आपके पास क्या आ गया 3, ए प्लस आपके पास कितना 1। अब इस केस में आपके पास इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, ए बी 3। तो जस्ट अ लिटिल चेंज चेंजेस द इंपेरिकल फार्मूला। अब वो लिटिल चेंज क्या है वो स्टेटमेंट आपको बताती है, बड़ा ही, ये जो केस है ना ए बी, ये दिस वन इज इन अ केस, दिस वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिस वन इज द केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। और ये जो आपके पास है जिसमें ए बी 3 आता है, फेस सेंटर्ड की एग्जांपल है, और फेस सेंटर्ड भी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स। स्टूडेंट अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे जो आपके पास दी गई है, इस स्टेटमेंट में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, ए बी। हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ mass 1 kg। अच्छा, ये आज की हमारी डिस्कशन का ना सबसे ट्विस्टिंग MCQ है, यानी ये है जिसपे ना थोड़ा सा आपको ज़हन पे ज़रा बोझ देना पड़ता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई। हाँ, ऑप्शन से तो हमारा गर्ज ही नहीं है ना, क्या आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई? स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी, जब आप सारा मैं भी समझाऊंगा समझ जाएंगे ना, तो आप कहेंगे सर लो ये तो है ही आसान था। लेकिन जब आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो एक दफा तो तोते हाथों के उड़ जाते हैं ना कि पता नहीं ये क्या बीमारी आ गई है। ठीक है, अब जरा सुनना मैं आपको क्या समझाता हूं। स्टूडेंट मैं आपको ये समझाता हूं, बार बार मुझे ना यही स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चले मेरी खूब प्रैक्टिस हो रही है, तो ये आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे भी इल्म में इजाफा होता है ना स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास ना आ गया, मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का बनाना चाह रहा हूँ।
ये कॉर्नर एंड ईच कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड बाय क्लोराइड आयन। मैं क्लोराइड कॉर्नर, जरूरी नहीं कि क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड है और फेस, हर फेस के सेंटर में भी क्लोराइड है, ये फेस के सेंटर में भी क्लोराइड है। अच्छा, बट 6 फेसेस हैं, कोई रह जाए तो आप बना लीजिएगा। यहां पे ना बिटवीन 2 क्लोराइड देयर एग्जिस्ट द सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये जो सोडियम आयन है Na+, ये प्लस है, ये माइनस है। अच्छा, अब आप जब कैलकुलेशन करते हैं ना स्टूडेंट, ये एक यूनिट सेल है, ये एक, जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना, आप कहते हैं जी इस एक यूनिट सेल में, दिस इज द यूनिट सेल, यूनिट सेल, आप कहते हैं जी इसमें 4 सोडियम आयन आते हैं, इसमें 4 क्लोराइड आयन आते हैं, क्लोराइड आयन, इट्स ओके। तो एक क्यूब के अंदर इसके हिस्से में 4 सोडियम आयन, 4, ये कैलकुलेशन बार बार हो चुकी है। और अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो इसके हिस्से में 4 सोडियम क्लोराइड आते हैं। सोडियम क्लोराइड इज अ फार्मूला यूनिट। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि 4 सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में 4 सोडियम क्लोराइड। अब आपके पास वो कहता है कि बताओ कितने यूनिट सेल होंगे अगर मेरे पास 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, कितने यूनिट सेल होंगे, यानी आई हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। मैंने यूनिट सेल की तादाद काउंट करती, इतने कितने होंगे, क्यूब, यूनिट सेल कह लो या क्यूब कह लो। तो मेरे पास कितने क्यूब्स होंगे अगर मेरे पास 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। ये होगा 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो उसमें कितने क्यूब, कितने यूनिट सेल है, दिस वन इज द क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं कि एक क्यूब में 4 फार्मूला यूनिट है। तो ये जो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ना, 1 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। अच्छा, वो कैसे कैलकुलेट करूं, आपने वो चैप्टर एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल का रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ। मैं लिखता हूं जी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। कैसे कैलकुलेट करूं, मैस ऑफ NaCl कितना दिया, 1, मोलर मैस 58.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आपके पास, कैलकुलेट कर लेना ना, तो 1.02 क्रॉस 10⁻22 फॉर्मूला यूनिट्स, ये फॉर्मूला यूनिट्स आ गए। इसका मतलब है 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इतने फार्मूला यूनिट्स हैं। अब तो बात ही आसान होगी ना, अगर 4 सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स में एक क्यूब होगा, यूनिट सेल होगा, तो इतनों में कितना होगा। मैं दोबारा लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी कि अगर मेरे पास 4 सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स, ये फार्मूला यूनिट्स ये मौजूद हैं एक क्यूब में, क्यूब कह लो यूनिट सेल कह लो, एक ही बात है। और अगर इतने आप लें 1.02 क्रॉस 10⁻22 फार्मूला यूनिट जो है, तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1.02 10⁻22। अब क्या करो, आप इसको 1.02 को 4 पर डिवाइड करो, तो आपके पास पता है आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2.57 क्रॉस 10⁻21। इतने क्यूब्स आपका आंसर है। सिंपल सिंपल, लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज ए। आयनिक क्रिस्टल हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट, 4 में से 3 प्रॉपर्टीज आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं, एक इनकरेक्ट है। हमने इनकरेक्ट की खोज में लगना है। फर्स्ट वन इज दे आर हाईली ब्रिटल। यस, जब आप आयनिक क्रिस्टल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, द लेयर स्लाइड अ बिट, सिमिलर आयंस कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, वहां से ब्रेक कर गया, फ्रैक्चरिंग हो गई। तो फोर्स लगाने पर, प्रेशर अप्लाई करने पर अगर सब्सटेंस फ्रैक्चर कर रहे, दैट इज ब्रिटल। तो आप पढ़ते भी आयनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल। तो ए इज करेक्ट। बीटा, they can exist as individual, neutral, independent. No, never. Solid state में NaCl इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट कर नहीं सकता। सॉलिड स्टेट में
each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, each chloride is surrounded by 6 sodium ion. So NaCl in individual form, in independent form does not exist in. So हाँ अगर आप सोडियम क्लोराइड को हीट करें, its melting point is 801 degree centigrade, it will melt at its melting point, then it will boil. When it comes in vapor form, आप एक वेपर को पकड़ लो, उस वेपर से पूछो तुम्हारे पास है क्या, वो कहेगा मेरे पास सोडियम क्लोराइड NaCl इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहां वेपर्स फॉर्म की बात नहीं हो रही, यहां सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही है, सॉलिड। जब क्रिस्टल आता है इट मीन सॉलिड। तो बीटा दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड। चार्ली दे शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक में आप एग्जांपल क्या देते हैं, आप देते हैं जी K2SO4 K2CrO4 बोथ आर आइसोमॉर्फ्स। आप कहते हैं जनाब NaNO3 KNO3 बोथ आर आइसोमॉर्फ, ये क्या है, ऑल दीज आर आयनिक सॉलिड्स। आप पॉलीमॉर्फिज्म में एग्जांपल क्या देते हैं, आप कहते हैं जी HeNO3 इट हैज 2 पॉलीमॉर्फ्स, कैल्शियम क्लोराइड इट हैज 2 पॉलीमॉर्फ्स। आप कहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपाउंड फिनोमिनन। कौन से कंपाउंड, आयनिक सॉलिड्स। एंड Charlie is also correct. For D, they are very hard and have high melting point volume. Yes, due to strong ionic bond, they are very hard. Due to strong ionic bond, they have high melting point. So for this question, your answer B, that is correct. Which of the following factors affect shape of ionic crystals? अगर आप फेडरल बुक को देखेंगे ना तो ये तीनों फैक्टर्स वहां पे लिखा हुए हैं। रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड आयन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। ये तीनों जो हैं दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो वेरी सिंपल आंसर, ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द बुक, दिस वन इज द आंसर, ऑल ऑफ दीज। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NaCl, सोडियम क्लोराइड। पूरा स्ट्रक्चर देखो, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इनमें 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। इट शोज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यस इट्स ओके। अब याद रखना है ये मेरी बात को ध्यान से, मैं बार बार ये बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयोडीन, दीज 3 स्ट्रक्चर्स दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, फेस सेंटर्ड। तो सोडियम क्लोराइड ए इज करेक्ट। बी, ई सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, बिल्कुल ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ सोडियम इज 6 while the coordination of chloride is also 6. It has 4 formula unit per unit cell. Yes, कैलकुलेशन कर लो। पर यूनिट सेल आपके पास 4 सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयन बनते, तो डेफिनेटली 4 सोडियम 4 क्लोराइड आयन मिलकर 4 फॉर्मूला यूनिट्स ही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एंड द डेल्टा इन सॉलिड स्टेट इट हैज इंडिपेंडेंट, नो, sodium chloride is not a molecular compound, it is an ionic compound, it does not exist in the molecular form in solid state. तो D is incorrect. हाँ, in vapors form NaCl exist independently, लेकिन मैं तो solid की बात कर रहा हूं। So for this question your answer is D. Which one of the following statements is correct about lattice energy? मैं इन सब को पढ़ाने ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं समझाने की तरफ जाऊंगा। देखो मेरे पास आ गया लैटिस इनर्जी का टॉपिक, लैटिस इनर्जी। हम इसको ना डेल्टा एच लैटिस से रिप्रेजेंट करते हैं। लैटिस एनर्जी ना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं, जेहन में रखना। बाज लोगों के जेहन में है कि लैटिस एनर्जी की टर्म सिर्फ आयनिक सॉलिड के लिए होती है। यह बात जेहन से निकाल दो। लैटिस एनर्जी की टर्म हर लैटिस के लिए होती है, हर सॉलिड के लिए होती है, चाहे वो कोवलेंट हो, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे वो मोलेकुलर हो, चाहे वो आयनिक हो। आपको आयनिक पढ़ाई जाती, मैं भी आयनिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑप्शंस का ताल्लुक आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी से। अब देखो ये जो लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस मैं LE कहूंगा, लैटिस एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, अच्छा ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज ओवर साइज रेशो। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज ओवर साइज रेशो। अब ना सुनना हमारी बात,
मेरे पास ना ये मेरे पास क्लोराइड आयन, मेरे पास क्लोराइड आयन, मेरे पास क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड मैं Cl नेगेटिव कह रहा हूं, Cl नेगेटिव कह रहा हूं। अब क्लोराइड आयन मैंने 3 दफा लिख दिए। अच्छा, इधर मेरे पास आ गया लिथियम आयन, दिस इज Li+1। ये मेरे पास आ गया सोडियम आयन, थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। ये मेरे पास आ गया पोटाशियम आयन K+। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन तीनों में, यानी लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तीनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है? अब तीनों में क्लोराइड आयन तो सेम है। एन आयन की चार्ज डेंसिटी लैटिस एनर्जी का फैसला नहीं करेगी, कैटायन की चार्ज डेंसिटी लैटिस एनर्जी का फैसला करेगी। अब कैसे करेगी? अब इन तीनों पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों पे चार्ज +1 है, तो अब फैसला पर किसके पास चला गया? साइज के पास। तो इन तीनों में जिसका जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी। तो इसका मतलब है जब हम इनमें ऊपर से नीचे आते हैं, तो कैटायनिक रेडियस के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम होती है, यूं लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। एक तो पहली ये बात आ गई कि कैटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होती है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, आपके पास ये सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है, आपके पास ये सोडियम आयन है, आपके पास ये सोडियम आयन है। अब सोडियम आयन तीनों केसेस में सेम है, कैटायन अब सेम मैंने ले लिया। अब एनाइन देखो, दिस इज द फ्लोराइड आयन F-, दिस इज द क्लोराइड आयन Cl-, दिस इज द ब्रोमाइड आयन Br-। अब इसमें ऊपर से नीचे आते हैं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, इन तीनों की लैटिस एनर्जी को मैं कंपेयर कर रहा हूं। अब इन तीनों केसेस में सोडियम आयन, कैटायन तो सेम है, तो कैटायन लैटिस एनर्जी का फैसला नहीं करेगा। एन आयन की चार्ज डेंसिटी विल डिसाइड द लैटिस एनर्जी। अब इन एन आयन को देखेंगे, तीनों पे चार्ज सेम है -1, तो द चार्ज ऑन एन आयन दे डू नॉट डिसाइड द लैटिस एनर्जी। अब कौन फैसला करेगा? साइज। तो डाउन द ग्रुप, मैं इसकी बात कर रहा हूं, डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, एनाइनिक रेडियस बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी। यानी जो बात मैंने इधर कही वही बात मैंने इधर कही। तो अब आप इन्हीं चीजों को बेस बनाकर अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, ऑप्शन को देखोगे, तो वो कहता है बताइए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो बीटा पे देखोगे ना, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एनाइन। तो ऊपर से नीचे आए, एनाइन का साइज बढ़ता है और एनाइन के साइज के बढ़ने की वजह से लैटिस एनर्जी कम होती है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एनाइन। In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atom tetrahedrally. The number of carbon atoms per unit cell is, अब बात को जरा सुनना है। मैं डायमंड पे चला गया, डायमंड के बारे में कुछ बातें। एक तो दिस इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, हार्डेस्ट नेचुरली, आर्टिफिशियली तो इससे भी ज्यादा हार्ड आ गया ना। दूसरी बात, इट हैज अ नेटवर्किंग कोवलेंट स्ट्रक्चर, और आप जानते हैं कि दिस इज नॉन पोलर, दिस इज नॉन कंडक्टर, आई मीन दिस वन इज इंसुलेटर। आपने काम करना है स्टूडेंट, आपने डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की प्रॉपर्टीज को आपने ना याद करना है। स्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को खास तौर पर देखना है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उलट आएगा, और उसकी रीजन भी ढूंढनी। नहीं तो मेरे लेक्चर सुनो ना, जो मैंने आपको सॉलिड का सेकंड लेक्चर आपको एंटी टेस्ट का दिया है एमडी कैट का, उसको सुने। उसमें मैंने डायमंड और ग्रेफाइट की कंपैरिजन बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। स्टूडेंट, अब क्या कहा जा रहा है, ये ना डायमंड में जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, और एक ही आ गया। अगर आप इनको मिलाओगे ना तो आपके पास ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस वन इज अ टेट्राहेड्रॉन, ये आपके पास टेट्राहेड्रॉन बन जाती है। अब ये जो कार्बन है ना, ये आगे एक ये और 3 और के साथ बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह ये टेट्राहेड्रॉन आपस में मिलेंगी और आपके पास ये एक स्ट्रक्चर बनेगा
जिस तरह सोडियम क्लोराइड का है बिल्कुल इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बना, ये बनेगा। ये क्या है? ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये स्ट्रक्चर बना इसका। अब सवाल ये पूछा गया है कि बताएं इस एक क्यूब में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, यानी पर यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो हम कहेंगे पर यूनिट सेल इट हैज 8 कार्बन एटम्स, ये 8 कार्बन एटम कहता है। मैं आपको थोड़ी सी वजाहत बताऊं, जब आप कहते हैं ना कि मैं NaCl से इसकी रिजेंबलेंस ले रहा हूं, NaCl में सोडियम 4, सोडियम आयन 4, क्लोराइड आयन 4, 4 + 4 8। अब यहां इस केस में सोडियम आयन की जगह पे भी कार्बन है, क्लोराइड आयन की जगह पे भी कार्बन है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पर यूनिट सेल आपके पास कितने बन गए? 8 कार्बन एटम्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट? स्टूडेंट जरा देखना, इस क्वेश्चन में जो हमें कहा गया है, इसमें एक तो दिया गया सिलिकॉन, एक दिया गया है सल्फर, और सल्फर S8 फॉर्म में है, दूसरा फास्फोरस, और फास्फोरस P4, और आयोडीन I2 की फॉर्म में है। बताया गया, बताएं इसमें कोवलेंट क्रिस्टल कौन सा है, कौन सा है जो कोवलेंट? ये सिलिकॉन है। वाई सिलिकॉन क्यों है जी? देखो 4th ग्रुप आप पढ़ते हैं ना, CSI सस्सी जी सन ब्रेड, मैं ऊपर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम आगे टिन और लेड आपके पास आ गया। मैं सिर्फ इन 2 को फोकस कर रहा हूं। अभी आपने कुछ देर पहले डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, डायमंड में यहां पे कार्बन है और एक कार्बन 4 और कार्बन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन के केस में कार्बन की जगह सिलिकॉन आ गया और इन कार्बन की जगह पे सिलिकॉन आ गया, ऐसा ही। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर डायमंड का है, सेम स्ट्रक्चर किसका है? सिलिकॉन का है। एक तो बात, यानी अगर डायमंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल रखता है तो सिलिकॉन भी फेस सेंटर्ड, क्योंकि दोनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। अब एक और भी बात, आप जानते हैं ना कि डायमंड और ग्रेफाइट दीज आर नेटवर्किंग कोवलेंट सॉलिड, so silicon is also the networking covalent solid। तो ये डायमंड की तरह आप इसको रिजेंबलेंस दें। इसके बरक्स अगर आप इनको देखेंगे, सल्फर S8, ये S8 का मॉलिक्यूल 8 सल्फर एटम एक रिंग की फॉर्म में है, P4 ये एक आपके पास टेट्राहेड्रॉन सी बन सकती है, आयोडीन इसका मॉलिक्यूल 2। अब ये जो है ना, दे एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, S8 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 S8, और उनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से दे एग्जिस्ट एज मोलेकुलर सॉलिड। तो ये आ गए मोलेकुलर सॉलिड्स। तो स्टूडेंट हम क्या कहेंगे कि इन चारों में से सिलिकॉन कोवलेंट सॉलिड, मैं नेटवर्क कोवलेंट सॉलिड कहता हूं, और ये जो तीनों हैं दे एग्जिस्ट एज मोलेकुलर सॉलिड। और मैंने इसको रिजेंबलेंस किससे दी? कार्बन से, और कार्बन में मैंने किसका स्ट्रक्चर लिया? डायमंड का। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए, सिलिकॉन। विच टाइप ऑफ सॉलिड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्टूडेंट जब हम कहते हैं ना मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब मेरी बात को सुनना, क्या मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है? आंसर है नो 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 नो। फिर किस पे डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट ना सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करता है, but it also depends upon the structure, the packing। पार्टिकल्स की सॉलिड में पैकिंग कैसे, क्या क्लोज पैकिंग है, क्या लूज पैकिंग है, स्ट्रक्चर किस किस्म का है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप देखेंगे ना चारों किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो उसमें जो कोवलेंट सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। वजह, एक तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, साथ ही साथ पैकिंग इज मैटर हियर। द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर दैट इज द पैकिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ यू नो द कोवलेंट सॉलिड हैव अ ह्यूज नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट स्ट्रक्चर। तो वो आपस में एटम लिंक होते जाते, बहुत बड़ा। आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ग्रेफाइट का देखें, डायमंड का देखें, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, बोरॉन नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, मैं एक लंबी लिस्ट लेता हूं। अच्छा, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किनका? कोवलेंट सॉलिड का। उसके बाद आते हैं आयनिक सॉलिड।
उसके बाद फिर मेटल्स आती हैं और द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑफ मोलेकुलर सॉलिड विच हैव द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस. So for this question, your answer is A, covalent crystals. Carbon bond length in diamond is same as in, very simple. मैं अभी डायमंड की बात की. डायमंड में मैंने क्या कहा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब कार्बन sp3 होता है ना, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये 154 पिकोमीटर होती है. 154. जब कार्बन sp3 है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 154. अब देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है उनमें कहां पे कार्बन sp3 है और कहां पे वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है. प्रोपीन की बात करें, प्रोपीन तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 डबल, ये कार्बन sp2, ये sp2, ये तो 134 पिकोमीटर आ गया ना. तो इसका, और अगर आप बात करें ग्रेफाइट में आप जाते हैं ना, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जब कार्बन sp2 होगा लाइक दैट इन प्रोपीन, तो फिर तो बॉन्ड लेंथ 134 ही होगी. इथेन की बात करें, CH3 आप जानते हैं ना, इथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर sp3 होगा दैट इज वेरी मच लाइक दैट ऑफ डायमंड. और इथाइन में तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो वहां तो कार्बन है ही sp है, वहां बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो गई. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज C, इथेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलेकुलर सॉलिड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. आयोडीन, वैक्स, आइस, ऑल ऑफ दिस. पहले तो देखा करो क्या ये सारे सॉलिड भी हैं कि नहीं. यस, ऑल दीज आर सॉलिड्स. अब इनकी एग्जिस्टेंस कैसे है, तो क्या ये आयनिक तो नहीं है, नो. कोवलेंट तो नहीं है, नहीं. इनमें बॉन्ड तो कोवलेंट है, आयोडीन कोवलेंट बॉन्ड, आइस में वाटर मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं. ये जो वैक्स है ना, वैक्स इज, व्हाट इज वैक्स? वैक्स आर द हाइड्रोकार्बन, दे आर एक्चुअली द अल्कीन्स, हाई मोलेकुलर अल्कीन्स. तो इसका मतलब है ये जो तीनों के तीनों है ना, दे आर मोलेकुलर सॉलिड. सो फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. विच टाइप ऑफ सॉलिड इज ड्राई आइस? ड्राई आइस, लेट्स गो. ड्राई आइस वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना. ड्राई आइस उर्दू में क्या कहेंगे? खुशक बर्फ किसके लिए इस्तेमाल की जाती? ये जो जल वगैरह जाता है ना जिस्म, तो उसके ऊपर वो हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है. साथ ही साथ ये जो जख्म आम होते हैं ना, उनके ऊपर भी इसको लगाया जाता है. तो ये ड्राई आइस क्या होती है? ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए. इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, और इधर भी मैं डबल बॉन्ड O लिख रहा हूँ. वैसे मैं लिखता हूँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव. अब पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो करता है कि इट शुड बी पोलर. हालांकि इसकी डायपोल मोमेंट 0 है, और जिसकी डायपोल मोमेंट 0 होती है वो क्या होता है? नॉन पोलर. और जो नॉन पोलर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है. ये सारी की सारी बातें मैं इसके बारे में बता रहा हूं. तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, जिसके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं. सो इन ड्राई आइस इन सॉलिड स्टेट it exists as a molecular solid. So for this question your answer is B, molecular. In silicon dioxide, पहले तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें ना. सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है स्टूडेंट? सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आपके पास ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन. यू हैव अनदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये इधर आ गया, और ये. यू हैव अनदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड यू हैव ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक नेटवर्क ऑफ कोवलेंट, ये ह्यूज स्ट्रक्चर है. और ऐसे ह्यूज स्ट्रक्चर आए ना, तो इसका मोलेकुलर फार्मूला नहीं होता. मोलेकुलर फार्मूला होता है जो मॉलिक्यूल की शॉर्ट. तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम SiO2 जो लिखते हैं ना, दिस वन इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इट डज नॉट हैव एनी मोलेकुलर फार्मूला. अब आप इसमें देखिएगा, सिलिकॉन एटम 1 2 3 4. सिलिकॉन एटम जो है ये 4 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और ऑक्सीजन एटम ये 1 और 2, और ऑक्सीजन एटम जो है ये 2 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डेड है. जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट इन्हीं चीजों को ही, स्टेटमेंट जो है वो इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो ऑप्शन ए को देखेंगे ना, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम. यस,
and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. It's okay. So for this question, your answer is alpha. I bond I, bond length in gaseous state in comparison with crystalline form is. ये थोड़ा सा बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जरा देखना. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द आयोडीन स्ट्रक्चर. आयोडीन स्ट्रक्चर, कुछ बातें. आयोडीन का स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट बिल्कुल वैसा है जैसा आपने सोडियम क्लोराइड और डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. ये आपके पास आयोडीन का स्ट्रक्चर है. ये आयोडीन जब आप इसको सॉलिड स्टेट में लेते हैं, ये है. ये मैं पहले गुफ्तगू करूंगा सॉलिड आयोडीन की, I2 सॉलिड. अब यहां पे आयोडीन का ये मॉलिक्यूल होता है, मैं यूं बना देता हूं. ये आयोडीन का मॉलिक्यूल बड़े साइज का होता है. हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लार्ज साइज. ये I बॉन्ड I. ये अब ना बात इसकी हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब आप इसको सॉलिड स्टेट में लेते हैं ना, ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है. यानी ये आयोडीन एक यहां पे पड़ा हुआ है I, ये एक, मैं इसको ना I लिखता हूं, I बॉन्ड I. यहां भी एक आयोडीन है I बॉन्ड I. यहां भी एक आयोडीन है I बॉन्ड I. ये सॉलिड स्टेट है. अब गैस की सूरत में चले, गैस में साफ है कि आयोडीन मॉलिक्यूल दूर दूर है. ये गैस ही चले, एक सिलेंडर है, इसमें ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं. एक मॉलिक्यूल यहां पे पड़ा हुआ है I बॉन्ड I. एक मॉलिक्यूल बहुत दूर है I बॉन्ड I. अब पहले तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना, आपको पहले तो क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए. अब वो कहते हैं कि यहां पे जब सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस आयोडीन है, गैसियस आयोडीन, इट इज इन पर्पल वेपर्स होते हैं. ये जो मैं बाकी बातें भी लिखता हूं ना, ये वाले, ये भी एमसीक्यू होते हैं. अब यहां पे अगर सॉलिड में देखेंगे ना, तो आयोडीन जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाली सॉलिड में ये 271.5 पिकोमीटर है. इट्स ओके. और जब हम इसको गैसियस स्टेट में, ये अब गैसियस आ गई, तो गैसियस स्टेट में यही बॉन्ड लेंथ कम हो गई, मैं ज्यादा ही कम कर गया, तो ये है 266.1 डिग्री से पिकोमीटर. इतनी आ गई, मैं राउंड ऑफ कर लेना. इसका मतलब है सॉलिड स्टेट में बॉन्ड लेंथ बड़ी है और गैसियस में कम होगी. अब इसको समझना है, कोई मुश्किल है ही नहीं. जब आप आयोडीन को सॉलिड स्टेट में लेते हैं ना, सॉलिड स्टेट में, तो आयोडीन के मॉलिक्यूल करीब होते हैं, गैसियस स्टेट में दूर दूर हो गए. जब आयोडीन के मॉलिक्यूल करीब होंगे, तो ये जो आयोडीन है, इसकी पोलराइजेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे. अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? अट्रैक्शन को हम कहेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींचेगा. इसका मतलब है कि आयोडीन का मॉलिक्यूल, इसमें एटम में डिस्टेंस बढ़ जाएगा. इधर से ये खींचता है, इधर से ये खींचता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज कर. जब आप गैसियस स्टेट में आते हैं तो मॉलिक्यूल हैं बहुत दूर, इनमें जो अट्रैक्शन है ना होने के बराबर है. लिहाजा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को उतना ज्यादा फोर्सफुली अटैक नहीं कर रहा होता, स्ट्रांगली अटैक नहीं कर रहा होता जितना सॉलिड में करता है. तो इसका मतलब है कम अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एटम मॉलिक्यूल में करीब ही रहते हैं, और करीब रहने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है. तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड में ज्यादा है, गैसियस स्टेट में कम है. तो आयोडीन बॉन्ड लेंथ इन गैसियस स्टेट इज कंपैरिजन विद, तो गैसियस स्टेट में कम है और सॉलिड में ज्यादा है. तो हम कहेंगे फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए, शॉर्टर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इन सब में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है और क्यों है? दो चीजें, ज्यादा किसका है वो आपको वैल्यूज क्रैम करनी पड़ेंगी, क्यों है दिस वन इज द कंसेप्चुअल. दोनों में से जैसे मर्जी आप याद कर लो. अब इसमें आपके पास क्या क्या आ रहा है? इसमें स्टूडेंट आपके पास एक तो आ रहा है S8, एक आ रहा है P4, एक आ रहा है I2 और एक आ रहा है ड्राई आइस. मैं ना पहले आपको इन सब के रफली मेल्टिंग पॉइंट बता दूं होते कितने. ये जो S8 है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, मैं S8 की बात कर रहा हूं, ये 119 डिग्री सेंटीग्रेड. आयोडीन 113, ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है. 113 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुछ 74 डिग्री सेंटीग्रेड, 44 से 74 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो पहली तो बात है कि आपका आंसर आ गया एसिड। वाई, क्यों? ये सारे के सारे जो हैं ये मोलेकुलर सॉलिड हैं, इन सब दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो मोलेकुलर सॉलिड, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉयल मेल्टिंग पॉइंट, उसका तयन कौन करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पर्टिकुलरली। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पर डिपेंड? दे डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब एसिड का मॉलिक्यूल 8 सल्फर एटम से बना होता है, ये 4 से, ये 2 से। तो अब आप कहेंगे अगर ये 8 से है तो ये 4 से है, तो इसका ज्यादा, उसके बाद इसका फिर कम होना चाहिए। ये 2 से बना हो, उसका कम नहीं। आप सिर्फ नंबर ऑफ एटम को भी ना देखा करें, आप साइज ऑफ एटम को भी देखा करें। अब आयोडीन का एक एटम, उसका साइज बड़ा है, सल्फर के 4 एटम के साइज से आयोडीन के एक एटम का साइज ही बड़ा है। ये चीजें भी देखती। तो ये 2 बातें जिससे आप इसको अंदाजा। सो फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज ए, एसिड। Which one is not a face-centered cubic structure? आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, सीजियम क्लोराइड। मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि आपके सिलेबस में जो आयोडीन है, जो सोडियम क्लोराइड है, जो डायमंड है, इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये जो सीजियम क्लोराइड, इट हैज द बॉडी, सीजियम क्लोराइड, इट हैज द बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा सीजियम क्लोराइड। अ मैलिएबल सॉलिड इज वन विच कैन बी, 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। तीनों में फर्क क्या है? एक बुनियादी फर्क तो है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो फ्रैक्चर हो जाए, दैट इज ब्रिटल, और अगर वो फ्रैक्चर ना हो तो दैट मे बी मैलिएबल और दैट मे बी डक्टाइल। अब मैलिएबल डक्टाइल में क्या फर्क है? मैलिएबल होता है कि जब आप किसी को कंप्रेस करते हैं और वो इलोंगेट हो जाए, that converts into sheets on compression, that is malleable। और अगर आप किसी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, उधर मैंने कंप्रेस बोला, when a metal is compressed it converts into sheet, that is called malleability, and when a metal is stretched, खींची जाती है, it converts into wire, that is called the ductility। तो ये जो malleability है, that is converted into thin sheets। so for this question your option is C। Iron acts as an electrical conductor due to, my dear students, iron is a metal, and metal we have a free electrons. You can say we have electron clouds, and they are conducted due to those free electrons, that due to that electronic cloud. So very simple, very simple. We have no other option to study. Very simple. The correct option is A, electron cloud. Lead and zinc can be separated by distillation because they have different डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप 4 किस्म की पढ़ते हैं ना, डिस्टिलेशन 4 किस्म की। क्या बोला? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। अब सावधान, दीज आर मेटल्स, हियर वी शुड यूज द टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक सेंटेंस लिखा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन सेपरेट 2 सब्सटेंसेस ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिंक और लेड, they definitely have different boiling point, and on the basis of that difference in boiling point we can distill themselves by fractional distillation। so for this question your answer is A, boiling point। student, ये था हमारा आज का लेक्चर, एक्सक्लूसिव लेक्चर। दैट लेक्चर इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इल्म की रोशनी फैलाने के अमल में आप मेरा साथ दें, और उस साथ का एक पहला मजहर क्या है कि कम से कम आप लाइक तो किया करें ना। मैं आपके तमाम कमेंट्स को स्टडी करता हूं, रीड आउट करता हूं, और टाइम कम होने की वजह से मैं आपको ना हार्ट ही देता जाता हूं, कमेंट्स नहीं कर पाता। लेकिन आपके खूबसूरत कमेंट्स जिसमें मेरे लिए ढेरों सारी दुआएं होती हैं, और जिसमें मेरे लिए मुख्तलिफ इलाकों से मोहब्बत के मैसेजेस होते हैं, मैं उन सब के लिए आपका मशकूर हूं। अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूं कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे से ये काम ले रही है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खसूसी फजल और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।